Assalamu alaikum. How are you all, dear students? I hope you all are fine. Today it is our fourth lecture of chemistry. So now let's start our today's lecture. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग. किस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है और किस तरह से उनको बैलेंस किया जाता है, उनके लिए क्या मेथड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, और जिस मेथड के थ्रू अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उस मेथड को क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, और वो मेथड बेसिकली है क्या. सो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इस वीक में थ्रू आउट हम केमिकल इक्वेशंस के ऊपर ही बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है. सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आपको आपके सामने नज़र आ रहा होगा. केमिकल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर देते हैं. सेंटर में एरो होता है जो प्रोडक्ट्स की तरफ डायरेक्टेड होता है, और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है. इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें मेंशन की जाती है वो फिजिकल स्टेट मेंशन की जाती है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया है. सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, और अगर कोई चीज़ एक्वस फॉर्म में है तो उसके लिए AQ का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. सो ये केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपसे जो है वो डिस्कस हो गया है. अब हम देखते हैं आगे आपकी बुक में इस बारे में क्या लिखा हुआ है. A chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of symbol, formula and signs etc. केमिकल इक्वेशन के अंदर हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सल्फर का सिंबल S है, और इसके अलावा हम फार्मूलाज को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑक्सीजन का सिंबल O है, लेकिन जब ये एलिमेंट की फॉर्म में है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो हम इसको O2 फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं. और इसके अलावा ये सल्फर डाइऑक्साइड भी एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका भी फॉर्मूला SO2 लिखा हुआ है. इसके अलावा जो साइन लिखे जाते हैं, साइंस क्या हैं, जैसे S फॉर सॉलिड और G फॉर गैस. ऑक्सीजन के लिए हम गैस का साइन लिख रहे हैं, और यहाँ पे फिजिकल स्टेट को जो मेंशन कर रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी हम G का साइन लिख रहे हैं जो कि फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है. सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द arrow, whereas the products are written on the right hand side of the arrow. The arrow is directed towards the product. Physical states of reactant and products are also expressed along with the formula or symbols by SG and AQ, which stands for solid, gas and aqueous state respectively. For example, the chemical equation representing the reaction of sulfur with oxygen to form sulfur dioxide is written as follows. The chemical equation written above shows that sulfur is in solid state, जैसे कि आपको नजर आ रहा है सल्फर के साथ स्मॉल s लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जो शो कर रहा है कि सल्फर सॉलिड है. विद ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन के साथ G फिजिकल स्टेट लिखी हुई है. द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ गैस. कैसे पता लगा ये गैस है, बिकॉज इसके साथ ब्रैकेट में इसकी फिजिकल स्टेट मेंशन है. द साइंस S and G इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. इसके अलावा जो दो चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे जिनका इक्वेशन को बैलेंस होने से पहले जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो हैं सबस्क्रिप्ट एंड कोएफिशिएंट. जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H2. ये जो H2 है हाइड्रोजन के साथ, ये जो सबस्क्रिप्ट 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये शो कर रहा है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो ये नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है किसी भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है वो है कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट बोलते हैं जो हम चीज़ यहाँ पे, जैसे ये 3 वाटर लिखा हुआ है ना, तो ये 3H2O के अंदर ये जो 3 टर्म है, ये जो 3 वर्ड है, डिजिट है, ये शो कर रहा है कोएफिशिएंट्स को. इट मीन्स कि इसके अंदर वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. इट मीन्स इसके अंदर वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. जैसे ये 1 वाटर का मॉलिक्यूल है, इसी तरह से एक और फिर एक और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं. इससे ये रिप्रेजेंट होता है. तो सबस्क्रिप्ट जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स को बताता है. जैसे कि वाटर के केस में H2O, इसके केस में ये मेंशन कर रहा है इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, जब जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ उसका सबस्क्रिप्ट 1 होता है. और कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो फॉर्मूला से पहले वर्ड लिखा हुआ होता है, डिजिट लिखा हुआ होता है, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं. कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कोएफिशिएंट 1 है, वरना 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ हो सकता है. सो बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले सबस्क्रिप्ट और कोएफिशिएंट का डिफरेंस पता होना चाहिए.
इसी तरह एक और केमिकल इक्वेशन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है. सिमिलरली द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट्स दैट जिंक इन इट्स सॉलिड स्टेट रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. सो ये एक्वस की फॉर्म में है. इट मीन्स कि ये डिजॉल्व फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है वाटर के साथ. यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वस फॉर्म में है और जिंक सॉलिड फॉर्म में है, और सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ने रिएक्ट किया है टू फॉर्म जिंक सल्फेट इन एक्वस स्टेट, साथ में हाइड्रोजन गैस. सो ये थी एक और केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट अब हम जो दो हमने देखी हैं, जो स्टार्ट में लेक्चर के आपने देखी हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे. बैलेंस्ड नेम से मेंशन है, इसका मतलब है कि जो एटम रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं, जो नंबर ऑफ एटम, जितना नंबर ऑफ, जैसे कि हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए. या अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में भी उतने ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, या जो भी एटम, जिस भी एटम की हम बात करें. सो इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. यानी कि नंबर ऑफ एटम्स एरो के दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और हर एटम के अपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम होंगे. द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज रिएक्टेंट साइड and product side are equal, is called a balanced chemical equation. For example, the chemical equation shown below is balanced chemical equation. जैसे कि यहाँ पे HCl लिखा हुआ है, यहाँ पे जो C है इसको कैपिटल होना चाहिए, HCl. इससे पता लग रहा है कि इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है. HCl, इसमें एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम प्रेजेंट है. इसके अलावा यहाँ पे देखें एक सोडियम, Na सोडियम का सिंबल है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो इसी तरह से हमने जब इनको काउंट किया इस तरफ, तो यहाँ पे भी हमें पता लगा कि यहाँ पे भी एक सोडियम प्रेजेंट है, और रिएक्टेंट में भी एक सोडियम प्रेजेंट था. यहाँ पे भी एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में भी एक क्लोरीन प्रेजेंट था. रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे. एक देखिए ना, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में और एक HCl में. सो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट था. सो ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में हो. कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड होती हैं. जैसे कि ये, इसके केस में कोई कोएफिशिएंट हमें ऐड नहीं करना पड़ा, सबके साथ, सब मॉलिक्यूल्स के साथ, सब फॉर्मूलाज के साथ 1 कोएफिशिएंट है. नेक्स्ट देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस होगा. डेफिनेटली वो अनबैलेंस्ड होगी. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंस होगा, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी. The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product side, is not equal, is called an unbalanced chemical equation. For example, the chemical equation given below is an unbalanced chemical equation. अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, सबस्क्रिप्ट दोनों के साथ लिखे हुए हैं. लेकिन जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लिखा हुआ मिलता है. तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में है. आप अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा. जब आप 2 ऐड कर देंगे तो इससे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हो गए हैं, इस तरह से करने की वजह से. सो इस तरह से रिएक्टेंट में भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं. सो अभी हम इस तरह से एक और इक्वेशन को भी प्रैक्टिस करते हैं, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे. अभी तक हमने केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को डिस्कस किया. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया जाता है. जिस मेथड का नाम हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा था वो था ट्रायल एंड एरर मेथड. नेम से पता लग रहा है ट्रायल एंड एरर. कोशिश करते जाएंगे, उसमें एरर होंगे, प्रॉब्लम होगी, लेकिन एट द एंड जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी. उसको स्टेप बाय स्टेप आपने जो है उसको बैलेंस करना है. इनिशियली शुरू में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मुश्किल लगेगी, टफ लगेगी, थोड़ी सी बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी. लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सिर्फ अगर एक दफ़ा इक्वेशन को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बैलेंस्ड नहीं है. Unbalanced equation can be balanced by different methods. The trial and error method is commonly used. What is trial and error method? According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formula is continued till the number of atoms of each element on both sides of the equation becomes equal.
वो कह रहे हैं कि जिस वक्त आप इसको तब तक ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करते रहेंगे जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे जो कोफिशिएंट्स के नंबर हैं, कोफिशिएंट्स क्या थे जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर वाटर है तो इसके शुरू में ये जो 3 लिखा हुआ है वर्ड, ये जब तक बैलेंस ना हो जाए, फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से पहले या किसी भी सिंबल से पहले जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट है हमने उसको बैलेंस आउट कर लेना है। अगर ज़रूरत है, ऐसे नहीं बैलेंस आउट करना, अगर ज़रूरत है तो उसको बैलेंस आउट करना है। अब इसी मेथड को देखने के लिए हम एक इक्वेशन को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखी हुई है बुक के पेज नंबर 66 पे, 65 और 66 पे आज का टॉपिक है। ये एक इक्वेशन है हमारे पास जिसमें N2 एंड हाइड्रोजन H2 गैस कंबाइन हो रही हैं टू फॉर्म NH3। NH3 बोलते हैं अमोनिया गैस को, NH3 बोलते हैं अमोनिया गैस को। अब सबसे पहले आप देखेंगे स्टेप 1 क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। स्टेप 1 क्या होगा, आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को बता देना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एटम्स, एलिमेंट्स का सिंबल है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिंबल है। रिएक्टेंट्स में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, N2 से मेंशन है, और रिएक्टेंट में और क्या चीज़ प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। रिएक्टेंट में ये 2 चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। और प्रोडक्ट में आपके कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और उनका नंबर कितना है। प्रोडक्ट में आपके पास 1 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है एंड 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से पता लग रहा है। अब आपने देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या ये चीज़ें बैलेंस्ड हैं, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन का नंबर बैलेंस है, नाइट्रोजन इज अनबैलेंस्ड, ठीक है, बिकॉज रिएक्टेंट में ये इसका नंबर 2 है और प्रोडक्ट में इसका नंबर 1 है। और जब हम हाइड्रोजन दूसरे सिंबल की बात करते हैं, जो दूसरा इसमें एटम प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट था। वो एक तरफ जो रिएक्टेंट थे उसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो क्या ये बैलेंस है, सो हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप 1 तो हमारा ये हो गया जिसमें हमने ये बताना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, उनका नंबर कितना है और क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस। अगर वो बैलेंस्ड है तो दैट इज़ फाइन, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप अपने स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 2 में आप क्या लेंगे, आप इन दोनों एटम्स में से, जैसे इसके केस में सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो आप इन दोनों में से सबसे पहले एक एटम से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले स्टेप 2 में नाइट्रोजन एटम से स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट में 2 नाइट्रोजन थे जबकि प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। 2 कोफिशिएंट हमने क्यों ऐड किया, इसलिए ऐड किया क्योंकि प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन का नंबर 2 था। सो हम 2 नंबर ऐड करने से आपके पास जो नाइट्रोजन था वो रिएक्टेंट में तो 2 नजर आ रहा है, जबकि प्रोडक्ट में भी नाइट्रोजन का नंबर 2 हो गया। सो इस तरह 2 ऐड करने से नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन तो 2 ही है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, लेकिन NH3 से पहले 2 ऐड करने की वजह से हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 2 3 6, हाइड्रोजन का नंबर 2 3 6 ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अब स्टेप 2 में पता लग रहा है कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन हमसे अनबैलेंस हो गया। अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस नहीं था लेकिन इसका नंबर ज़्यादा हो गया। अब हम आगे चलते हैं 3rd स्टेप की तरफ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया था और रिएक्टेंट में हमारे पास, यहाँ पे देखें आप, पहले 3 नहीं लिखा हुआ था, और लेकिन प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर 2 था। तो हमने क्या किया, इसको 3 कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 2 6 हो गया। इस तरह हमारे पास रिएक्टेंट में भी 6 हाइड्रोजन हो गए और प्रोडक्ट में भी 6 हाइड्रोजन हो गए। तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन के साथ 3 ऐड किया और एक NH3 अमोनिया के साथ 2 कोफिशिएंट ऐड किया। सो इस तरह से हमारी ये 2 कोफिशिएंट्स ऐड करने से हमारी ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड हो गई। तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। सो इनिशियली जब भी आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप कोशिश करें आप लेड पेंसिल यूज़ करें, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप रेज करके इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ के बारे में बहुत यूज टू हो जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बैलेंस करना इक्वेशन को। सो ये तो हमने एक इक्वेशन को प्रैक्टिस किया है। इसके बारे में अभी ये सामने आपके कुछ है, इसको हम देखते हैं। ये वही इक्वेशन है जिसको हमने अभी देखा है। ये जो रेड आपको कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं 3 और 2, इसका मतलब है कि ये हमने बैलेंस किए हैं, ये हमने ऐड किए हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। अब क्या हुआ, इससे पता लगा हमारे पास कि इसके अंदर
नाइट्रोजन का एलिमेंट 1 है, यानी कि इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। ये 2 ब्लू सर्कल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये N2 को मेंशन कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। देखिए आपको ये जो H2 की फॉर्म ये नज़र आ रहे हैं, ग्रीन सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, 2 की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, ये 3 हैं। इट मीन्स इसमें 3 हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एक एलिमेंट के अंदर 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एक एलिमेंट में 2 एटम्स हैं। और जब हमने ये प्रोडक्ट को देखा तो प्रोडक्ट में 2 NH3 के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, जो ब्लू सर्कल है वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ग्रीन सर्कल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस तरह से ये एक नाइट्रोजन NH3, जैसे इसमें आपको ग्रीन सर्कल 3 नज़र आ रहे हैं तो ये 3 हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है। इसके केस में भी 3 जो ग्रीन सर्कल्स हैं वो 3 नज़र आ रहे हैं और एक जो ब्लू सर्कल है वो एक नाइट्रोजन फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो NH3 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं जिसको 2 कोफिशिएंट से हमने बैलेंस किया था। सो इस तरह से हमें पता लगा कि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। अब आपका जो आज का काम है, जो हमने आज के काम में सारा थॉरोली देखा, वो क्या क्या देखा? व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? The representation of chemical reaction in terms of symbol, formula and signs used for indicating physical states of substances is called chemical equation. ये नीचे हम chemical equation लिखी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो आप कोई और chemical equation को भी ऐड कर सकते हैं। then उसके बाद what is the balancing of chemical equation? केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग क्या होती है? द यूज ऑफ कोफिशिएंट टू बैलेंस द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल नीचे लिखी हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl की एग्जांपल। What is balanced chemical equation? The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of equation, that is reactant side and product sides, are equal is called balanced chemical equation. Example भी आप इसमें करेंगे अपनी choice की, कोई और balanced equation भी आप इसमें add कर सकते हैं। What is unbalanced chemical equation? The chemical equation in which the number of atoms of each element on both sides of the equation, that is reactant side and product sides, are not equal is called an unbalanced chemical equation. For example, लिखी हुई आपके सामने, what is the trial and error method? Unbalanced equation can be balanced by trial and error method. According to this method, the trial and error process of adjusting coefficients before symbols of formula is continued till the number of atoms of each element on both side of equation become equal. इसके नीचे साथ भी एक इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस को एग्जाम्पल के लिए रिपीट किया गया है, वो इसलिए रिपीट किया गया है ताकि आप लोगों के लिए इसकी लर्निंग आसान हो। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें और अपनी नोटबुक्स पे इसी तरह से लिखें। ऑलरेडी आपको 11 क्वेश्चंस जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो राइट करवा दिए गए हैं और लर्न करने के लिए भी आपको वो काम दिया गया है। उसी से आगे फर्दर आपने इन क्वेश्चन को भी राइट करना है। आई होप कि आपको आज के काम की समझ आई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, सो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।